हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ओके, एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं कि एक एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके का होता है, वो किन तरीके की सेल्स, किन तरीके के टिश्यूज से फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, कैसा उसकी जो संरचना है वो कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, वो सभी पढ़ेंगे हम एनिमल्स में। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल्स। ठीक है, सेल्स है। ठीक है, सेल से ही मिलकर जो है वो सभी एनिमल्स बनते हैं। अब जो बहुत लोअर एनिमल है वो सिंगल सेल से भी बना हुआ हो सकता है, यूनिसेल्यूलर हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो सारे फंक्शंस हैं, सारे फिजियोलॉजिक फंक्शंस जो हैं वो एक सेल के द्वारा ही सारे किए जाते हैं। अब वो फंक्शन क्या हो सकते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। ठीक है, सो ये जो सभी फंक्शन हैं वो सिर्फ एक सेल के द्वारा किए जाते हैं, एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो जो हायर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स इवॉल्व होते जाते हैं, तो वो यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर होते जाते हैं। ठीक है, और हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक जो फाउंडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन बेसिस पर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं फाइलम में। ठीक है, तो उसमें से एक जो फीचर है वो क्या फीचर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो एनिमल है उसका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, क्या वो यूनिसेल्यूलर है, दैट मीन्स क्या सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो क्या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोअर एनिमल से हायर एनिमल में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स होते हैं, उसमें ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एक सेल के अंदर ही सारे परफॉर्म कर लिए जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल हैं वो एग्रीगेट होकर और पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन को जो है परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और भी हायर एनिमल्स में टिश्यूज के द्वारा ऑर्गन्स बनाए जाते हैं और ये ऑर्गन्स पर्टिकुलर फंक्शंस जो है उन्हें परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि जो है स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल स्टमक जो है, ठीक है, स्टमक किस किस से बनेगा, मसल से भी बनेगा, एपिथेलियल लेयर से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार जो मसल है वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू से बनता है। ठीक है, तो ऑर्गन पढ़ने से पहले हमें टिश्यूज पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ special kind of cells, aggregated cells which perform
स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है, जैसे कि जो मसल्स हैं वो मसल सेल से मिलकर बनी होती हैं और मसल्स जो हैं वो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो मसल्स स्पेशल काइंड ऑफ सेल से बनी हुई है, कौन सी? मसल सेल्स। और वो मसल सेल्स जो हैं मसल बनाती हैं, मसल इज अ टिश्यू, ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू, और ये मस्क्यूलर टिश्यू स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन करता है, वो क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो टिश्यूज होते हैं एनिमल बॉडी में वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर different kind of tissue like epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, nervous tissue, ठीक है, etc. ओके, सो ये जो टिश्यूज़ हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ये किस प्रकार के दिखते हैं, कैसी इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम सभी देखेंगे, ठीक है। ऑर्गन्स जो होते हैं वो सभी प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गन सिर्फ एक टाइप के टिश्यू से मिलकर नहीं बनता, किसी एक ऑर्गन को बनाने में वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो मिलकर और एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। नाउ जो टर्म टिश्यू थी वो सबसे पहले ज़ेवियर बाइकट ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, ज़ेवियर बाइकट ने, और इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है। हिस्टोलॉजी और माइक्रो एनाटॉमी स्टडी ऑफ टिश्यूज कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये जो ब्रांच है इट इज फाउंड बाय मालपीघाई, ठीक है। मालपीघाई ने इसे फाइंड आउट किया था, ये जो इन्होंने बताया था कि भाई ऐसी कोई ब्रांच होनी चाहिए जिसमें कि हम टिश्यूज का जो स्टडीज हैं वो हम करें, ठीक है। तो मालपीघाई के द्वारा ये हिस्टोलॉजी जो है वो फाउंडेड की गई थी, ठीक है। और मेयर जो हैं सबसे पहले उनके द्वारा कॉइन्ड द टर्म हिस्टोलॉजी, ओके। सो ये सभी डिफरेंसेस जो है हमें पता हो कि सबसे पहले मेयर ने टर्म हिस्टोलॉजी कॉइन की, ठीक है, कि ये टर्मिनोलॉजी जो है सबसे पहले मेयर लेके आए, लेकिन बाइकट को जो है ज़ेवियर बाइकट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, और ब्रांच जो मालपीघाई है दैट इज फाउंड बाय द मालपीघाई। एंड so Malpighi is also known as the father of animal histology, ठीक है। so he is known as the father of animal histology, ठीक है। so don't be confused, father of animal histology आए तो ऑप्शन मालपीघाई, ठीक है, होना चाहिए, मार्सेलो मालपीघाई। और यदि जो हिस्टोलॉजी के फादर हैं वो है ज़ेवियर बाइकट, और मेयर जो है उन्होंने सबसे पहले जो है एक टर्म जो थी हिस्टोलॉजी वो उन्होंने फाइंड आउट की, और मेयर जो है एक जर्मन हिस्टोलॉजिस्ट थे,
ठीक है, ही वॉज अ जर्मन हिस्टोलॉजिस्ट जिन्होंने टर्म हिस्टोलॉजी सबसे पहले यूज़ की। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जो टिश्यूज़ हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ सेल एग्रीगेट होती हैं और एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और वो टिश्यू बना लेती हैं, टिश्यू बना लेती हैं। ठीक है, जब सेल्स एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस होता है। ठीक है, और उस स्पेस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस होता है इसमें कुछ जो है लिक्विड होता है जिसे कि कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि सेल्स जो भी एक्सचेंज करती हैं, जो भी रिलीज करती हैं या लेती हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन लेती हैं वो इस फ्लूइड में से लेती हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती हैं वो इसमें करती हैं, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और सेल इनके बीच में होता है। इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एक बहुत ही जो है मीडियम का काम करता है सेल्स को आदान प्रदान करने में, एक्सचेंज करने में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यदि सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है सेल्स के बीच में जिसे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें फ्लूइड रहता है जो कि एक माध्यम है जिसमें कि सेल्स जो है न्यूट्रिशन ले सके और वेस्ट को एक्सक्रीट कर सके और रेस्पिरेशन कर सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेनली पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि हम सबसे पहले टिश्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, जो पार्ट 2 होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसमें पर्टिकुलर एनिमल्स के सिस्टम्स हम देखने वाले हैं, जैसे कि अर्थवर्म, जैसे कि फ्रॉग, जैसे कि कॉकरोच। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टिश्यूज वेरी वेल। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ द टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टिश्यू, वो है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपी और थैलेल। ठीक है, तो एपी मीन्स होता है अपॉन एंड थैल मीन्स निपल। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस टिश्यू की जो है खोज हुई होगी तो ये जो टिश्यूज़ है ये सबसे पहले इन्होंने पाया कि भाई एक थिन कवरिंग होती है निपल पे, और उससे जो है उन्होंने सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू नाम दिया। लेकिन धीरे धीरे जब और स्टडीज़ की गई तो पाया गया कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो बॉडी कवरिंग, जो बॉडी वॉल होती है वहाँ, ठीक है, बॉडी की कवरिंग पे, ऑर्गन्स की कवरिंग पे, और जो गट होती है, जो सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, तो उसे भी जो है ये कवर करती है, लाइन करती है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब ये एपिथेलियल टिश्यू के हम पढ़ेंगे जनरल फीचर्स क्या हैं। ठीक है, जनरल फीचर या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि जनरल पोजीशन क्या है, कहाँ पर हमें
क्या मिलती हैं, एपिथेलियल टिश्यू हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये टिश्यूज़ की क्या खासियत है। ठीक है, यदि आप कोई टिश्यू देखते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के जनरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं वो 1 और मोर लेयर में हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टीपल लेयर में भी ये हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ठीक है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो लोअर मोस्ट लेयर होती है वो नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती है। ठीक है, इट इज द नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो लोअर मोस्ट जो लेयर होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 और मोर लेयर हो सकती है, यदि सिंगल लेयर है तो भी दैट विल बी रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज नॉन लिविंग। ठीक है, और 1 और मोर लेयर है तो जो लोअर मोस्ट लेयर होगी दैट विल बी रेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन इसका देखते हैं कि कहाँ से होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि सभी टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स जो हैं वो जर्म लेयर की तीनों लेयर में से किसी न किसी लेयर में से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो तीनों जर्म लेयर से जो है ओरिजिनेट होते हैं, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म से। कैसे? तो जो स्किन होती है, स्किन के टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो एक्टोडर्म से अराइज होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो गट लाइनिंग होती है वो एंडोडर्म से, ऑर्गन्स के जो कवरिंग होती है वो मेसोडर्म से। ठीक है, तो इस प्रकार जो ओरिजिन है इसका तीनों लेयर से ये ओरिजिनेट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन। ठीक, उसके बाद ये जो हमारी टिश्यूज होते हैं ये नॉन वेस्क्यूलर होते हैं और दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो जो अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इसके आसपास जो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे उसके द्वारा ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इन्हें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, साथ ही इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि दे कैन रीजनरेट ऑल द लाइफ। यदि वो नष्ट हो गए हैं तो पूरी लाइफ में कभी भी यदि वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, नष्ट हुए हैं, तो वो फिर से रीजनरेट हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए स्किन जो है यदि कट लग जाए तो तुरंत जो है कुछ ही दिनों बाद वो हील हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा फॉर्म हुई है और इसीलिए यदि कोई कट लग जाता है तो वो तुरंत हील हो जाता है। ठीक है, सो दे कैन रीजनरेट ऑल देयर लाइफ। ठीक है, अब जो सेल्स रहती हैं उसमें जो सेल्स होती हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ठीक है, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, एक दूसरे के काफी पास पास होती है। इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है वो नहीं होता या बहुत कम होता है। मैट्रिक्स मतलब कि जो सेल्स होती हैं उनके आसपास, उनके जो बीच में जो है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक मैट्रिक्स होता है, स्पेसेस होते हैं, उसे कहा गया है इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। और ठीक है, उसे इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स कहा गया है जो कि नील और काफी कम होगा, लेस होगा। ठीक है, साथ ही जो सेल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं तो सेल्स आर हैविंग डिफरेंट जंक्शंस। ठीक है,
तो डिफरेंट जंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे से जब वो जुड़ती हैं तो डिफरेंट जंक्शंस होते हैं जिनके द्वारा वो जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो 3 प्रकार के जंक्शंस जो है वो हो सकते हैं। सबसे पहला जो जंक्शन होता है वो होता है टाइट जंक्शन। ठीक है, दूसरा जो होता है वो अडहेरिंग जंक्शन, और तीसरा जो जंक्शन होता है सेल्स के बीच में वो गैप जंक्शन होता है। ठीक है, अब इन तीनों जंक्शंस में क्या अंतर है? टाइट जंक्शंस जो रहते हैं वो टाइटली जो है आपस में जोड़ते हैं सेल्स को और दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ इंटरसेल्यूलर। ठीक है, तो टाइटली अटैच्ड होती हैं सेल्स और दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ इंट्रासेल्यूलर मटेरियल। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर मतलब जो सेल्स के अंदर है उन मटेरियल्स का जो लीकेज है वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, अडहेरिंग जंक्शंस जो होता है ये कुछ जो है स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाया जाता है और सीमेंटिंग की जाती है कुछ स्ट्रक्चर के द्वारा जिन्हें कि डेस्मोसोम्स कहते हैं। ठीक है, या इंटरडिजिटेशन कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के बीच में जो कि सीमेंटिंग का काम करते हैं, उन्हें चिपकाने का काम करते हैं। फिर आता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस जहां होते हैं वहां पे देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स which allows exchange of material। ठीक है, तो ठीक है, जहां पर गैप जंक्शन होता है वहां 2 सेल्स के बीच में गैप्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं जिनके द्वारा जो मटेरियल्स हैं इंट्रासेल्यूलर मटेरियल्स जो है उनका एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो टाइट जंक्शन एकदम टाइटली अटैच्ड, दे प्रिवेंट द लीकेज ऑफ इंट्रासेल्यूलर मटेरियल। एडहेरिंग जंक्शन विच आर cemented by some structures like desmosomes and interdigitation. Gap junctions, there are connection between 2 cells which allow the exchange of इंट्रासेल्यूलर मटेरियल। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि सेल्स में जो है एक दूसरे से जब वो जुड़ती हैं तो दे आर हैविंग सम जंक्शंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके, नाउ हमने देखा किस प्रकार से होती है हमारी एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या फंक्शंस जो है, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि भाई स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या फंक्शन करते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ठीक है, ये जो हमारी बॉडी पे कवरिंग होती है सबसे पहले तो एपिथेलियल टिश्यूज की एनिमल पे जो कवरिंग होती है वो प्रोटेक्ट करती है किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, ठीक है, जर्म्स से। ठीक है, जर्म से हमारी रक्षा करती है क्योंकि स्किन की कवरिंग है इसलिए जर्म्स डायरेक्टली हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर सकते। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है यदि बहुत हॉट है या बहुत कोल्ड है तो उससे ये हमारी रक्षा करती है, वो हमें डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक, दूसरा, इट फॉर्म द वेरियस स्ट्रक्चर। अब ये जो लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की ये बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म करती है जैसे कि नेल्स, हेयर्स, हूफ्स, स्केल्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी पे होता है दैट इज मेनली फॉर्म बाय द एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो डिफरेंट वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है,
ओके साथ ही कुछ स्पेशल काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो कि किडनी में पाए जाते हैं, जो है सेंसरी होते हैं इन देयर फंक्शन। तो सेंसरी फंक्शन में जो न्यूरो एपिथेलियम होती है वो सेंसरी फंक्शन जो है वो क्या करती है, उन्हें परफॉर्म करती है। जैसे कि जो टंग्स होती हैं, हमारी टंग होती है, उसमें जो पेपिला होती है, इट इज़ काइंड ऑफ अ एपिथेलियल टिश्यू, और वो हमें किस में हेल्प करती है, वो हमें टेस्ट को पता लगाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो न्यूरो एपिथेलियम होती है इट इज़ सेंसरी इन फंक्शन एंड इट हेल्प्स इन डिफरेंट रिसेप्टिव फंक्शन, सेंसरी फंक्शन में हमें हेल्प करती है, सेंस करने में हमें हेल्प करती है। दूसरा टच के लिए भी जो है हमारी जो स्किन में सेंसरी एपिथेलियम होती है, न्यूरो एपिथेलियम, जो कि हमें टच का पता लगाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक सेंसरी फंक्शन है। दूसरा किडनीज में, ठीक है, लूप ऑफ हैनले में जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है, किडनी में हमें पता है स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, ये ग्लोमेरुलस होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है लूप ऑफ हैनले होता है। ठीक है, ठीक है, और इस प्रकार फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बनाता है। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले होता है, दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन में और आयन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो किडनी में एक एब्जॉर्प्शन का काम करता है ये। ठीक है, तो किडनी में जो है एब्जॉर्प्शन का, सेंसरी फंक्शन करता है, प्रोटेक्शन का। ठीक है, किससे प्रोटेक्शन, जर्म से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, इंजुरी से। ठीक है, इंजुरी से भी हमें बचाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ओके, एक और काम ये है कि जो मेलानिन बनाया जाता है, किससे, मेलानोफोर से। ठीक है, तो हमारी जो स्किन होती है उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं, और वो जो है सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो मेलानिन नामक एक पिगमेंट बनाते हैं। तो ये जो पिगमेंट होता है ये क्या करता है, हमारी पराबैंगनी किरणों से, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। तो इस प्रकार ये भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करता है, जो स्किन है वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, यूवी रेज से हमें बचाता है मेलानिन पिगमेंट। ठीक, तो ये हमने देखे हमारे एपिथेलियल टिश्यू के जनरल फीचर, पोजीशन हमने देखी कहाँ पे होती है, बॉडी कवरिंग, ऑर्गन कवरिंग, सीलोम में रहती है ये। ठीक है, उसके बाद इसके फीचर हमने देखे कि या तो सिंगल या मल्टीपल लेयर में हो सकती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, द बेस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओरिजिन तीनों लेयर से हो सकता है, जर्मिनल लेयर से, नॉन वेस्कुलर होती है, और अंडरलाइंग जो टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, उनके द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करती है। ये रीजनरेट हो सकती है ऑल थ्रू द लाइफ। ठीक है, ये जो सेल्स होती है कॉम्पैक्टली अरेंज होती है एक दूसरे के, और जो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है बहुत कम या निल होता है। सेल्स में जंक्शंस होते हैं तीन प्रकार के, या तो टाइट जंक्शंस हो सकते हैं जो कि लीकेज प्रिवेंट करते हैं, या अधेरिंग जंक्शन हो सकते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि डेस्मोसैम्स और इंटरडिजिटेशन। गैप जंक्शन जो कि कनेक्शन होते हैं बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, और वो अलाउ करते हैं कि जो मटेरियल है उनका एक्सचेंज हो सके। फंक्शंस क्या है, तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन का किडनी में, और जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज। इस प्रकार, और साथ ही फॉर्म्स द वेरियस स्ट्रक्चर लाइक द हेयर, हूफ, नेल्स। ठीक है, तो ये सभी स्ट्रक्चर जो है हमारे एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज।